यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अपने दिसंबर 2024 के लिए एंटी नेट का जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया है, और उसके लिए हम लोगों ने अभी लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है वो पढ़ा था। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी वो लेक्चर जो है वो डाल दिया था। और लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि बेसिकली अपना जो एंटी नेट का जो सिलेबस है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 वो क्या है, किस तरीके से अपने को उसको कवर करना है, सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, कितने यूनिट है। तो पेपर 1 की 10 यूनिट अलग है, पेपर 2 की 10 यूनिट जो है वो अलग है। तो हम लोगों ने वहां पे पूरा का पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था, और वहां पे हमने डिस्कशन जो है वो कर लिया था कि पेपर 1 और पेपर 2 अगर दोनों की बात करें तो कैसे अपने को जो है उस को पढ़ना है, बेसिकली अप्रोच क्या अपनी रहने वाली है वो हमने सब देख लिया। कैसे अपने को नोट्स बनाने हैं, स्टिक नोट का क्या सीन है, ठीक है, वो सब हमने देख लिया था। ओके, तो अगर आपने अभी लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा, एक बार उसको जरूर देख लेना। आपको पूरा का पूरा आइडिया जो है वो एक पूरा का पूरा आपको ना मतलब एक तरह से एक रोड मैप मिल जाएगा कि आपको आगे तैयारी करनी कैसे है, ठीक है ना। अब वहीं पे मैंने आपको ये बताया था कि अब हम लोग जो वो साइमल्टेनियसली दोनों लेक्चर को मतलब दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलेंगे, कॉमर्स को भी मतलब जो पेपर नंबर 2 है उसको भी, और पेपर नंबर 1 को भी। ओके, तो अभी हम लोग जो है वो आज क्या करने वाले हैं, अपना पेपर नंबर 2 कॉमर्स जो है उसको आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कॉमर्स के अंदर क्या सिलेबस है उसको हम देखेंगे, और आज हम लोग जो है अपने चैप्टर को मतलब अपना एक नई यूनिट को जो है शुरू करेंगे, डेट इज यूनिट नंबर 9, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये बुक जिन्होंने मुझसे कोर्स बाय किया तो आपको आपके पास ये वाला बुक आया होगा, तो इस बुक को आज हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ओके जी, तो ये बुक जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके अंदर टोटल मिला के जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको हमने 12 चैप्टर्स के अंदर बाइफरकेट किए, तो इसको हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बट आज का लेक्चर तो एलिमेंट्री लेक्चर है। आज हम ये देखेंगे कि भाई ये लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस होता क्या है, ठीक है, देश के अंदर कानून बनता कैसे, वो सब हम आज के इस वीडियो के अंदर जो है वो देखने वाले हैं। ओके, तो लेक्चर नंबर 2 है, वैसे तो ये लेक्चर नंबर 2 है दिसंबर 2024 का। वैसे पेपर नंबर 2 कॉमर्स की बात करो तो उसका ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है ना, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था, बोले तो कल जो हमने लेक्चर किया था उसके अंदर हम लोगों ने बस ये देखा था कि पढ़ना कैसे है और सिलेबस क्या है। अब आज हम डिटेल के अंदर जो है इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 है अपना कॉमर्स का, उसको पहले हम शुरू कर रहे हैं। पेपर नंबर 2 जो मैनेजमेंट है कोड 17 उसको भी हम अब जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और पेपर नंबर 1 की वीडियो तो अलग से चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग जो है पेपर नंबर 2 कॉमर्स को जो स्टार्ट करें। पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर वैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टोटल जो अपना सिलेबस है वो 10 यूनिट के अंदर डिवाइड है, मतलब टोटल मिला के 10 अपने जो है वो क्या है यूनिट्स हैं। ओके, और वहां से 100 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक बार पेपर नंबर 2 कॉमर्स की अगर बात करता हूं तो इसके अंदर जो अपना नेट का जो सिलेबस है, पहली बात तो कॉमर्स का जो कोड है वो है कोड 8। कोड क्या है? 8। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप दिसंबर 2024 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करोगे ना तो वहां पे आपको कोड डालना पड़ता है। तो कोड आपका जो है वो क्या है? 8। ओके, अब पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर टोटल मिला के 100 क्वेश्चन जो है 100 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो मतलब 200 मार्क्स का जो है ये पेपर रहने वाला है। ओके, अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसके अंदर टोटल मिला के कितने यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है। टोटल कितने यूनिट है? 10। अब ये 10 यूनिट बेसिकली 10 आपके सब्जेक्ट है। ओके, कौन कौन से हैं देखते हैं एक बार। सबसे पहली जो यूनिट है वो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। जो सेकंड यूनिट है वो है आपका अकाउंटिंग ऑडिटिंग का। थर्ड यूनिट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का। फोर्थ है आपका बिजनेस फाइनेंस का। फिफ्थ यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी का। यूनिट नंबर जो 6 है इसके अंदर 3 टॉपिक है, एक है जी आपका बिजनेस मैनेजमेंट, एक है एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और एक है इसके अंदर ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है। यूनिट नंबर 7 है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। यूनिट नंबर 8 जो है वो है आपका मार्केटिंग का। यूनिट नंबर 9 इज द लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जिसको हम आज इस क्लास के अंदर क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं। और यूनिट नंबर 10 जो है वो है आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास में जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको 10 यूनिट के अंदर जो है वो क्या किया गया, बाइफरकेट किया गया। ओके, हम लोग जो वो क्या करने वाले हैं, हर यूनिट को डिटेल के अंदर पढ़ना है अपने को पूरा एकदम बढ़िया तरीके से। हर यूनिट पे अप्रोक्सीमेटली हमारे जो है वो 40 एक लेक्चर तो लगेंगे, ठीक है ना। तो 40 से 50 लेक्चर के बीच में, कोई यूनिट छोटी है तो उस पर कम लेक्चर भी लगेंगे, जो बड़ी यूनिट है उस पर ज्यादा लेक्चर भी लगेंगे। ओके, तो हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, हम लोग आज जो है वो स्टार्ट करेंगे इस यूनिट को, दैट इज द लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को। ओके, तो पहले तो आपको सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल जो सिलेबस है वो क्या है। टोटल सिलेबस जो है उसमें कितने यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट 10 है। ओके, और हम जो है वो स्टार्ट करेंगे कहां से, यूनिट नंबर 9 से, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस से। एक बार लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर क्या सिलेबस है पहले उसको देख लेते हैं। आइए देखो,
लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपको जो दिया हुआ है वो है आपका सबसे पहले तो एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक तो अपने को ये पढ़ के जाना है। इसके अंदर आपका एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, फ्री कंसेंट क्या होती है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडी अगेंस्ट ब्रीच, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ये 5 आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये पढ़ने हैं। फिर आपके जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। इसके अंदर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर, राइट ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट ऑफ बायर, ये पढ़ना है। फिर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके अंदर अपने को पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते कौन से हैं, चेक हो गया, बीआर हो गया और प्रोमिसरी नोट, ये पढ़ना है। फिर नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाएगा तो उसकी क्या प्रोविजन है, एंड डिस्चार्ज ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये टॉपिक पढ़ना है। फिर अपना कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के अंदर अपने को पढ़ना नेचर एंड काइंड ऑफ कंपनी, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे काम करती है, मीटिंग एंड वाइंड अप ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर अपने को एलएलपी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एलएलपी के अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर पढ़ना है अपने को, ठीक है, और किस तरीके से एलएलपी फॉर्म होती है इंडिया में, ये पढ़ना है। फिर कंपटीशन एक्ट अपने को पढ़ना है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपटीशन एक्ट क्यों लेके आए, इससे पहले एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था एमआरटीपी 1969, जिसका नाम था मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ओके, तो एमआरटीपी एक्ट को रिपील किया गया, रद्द किया गया और उसकी जगह पे क्या आ गया, कंपटीशन एक्ट आ गया। तो आज की डेट में जो चलता है वो क्या है, कंपटीशन एक्ट, ठीक है। तो कंपटीशन एक्ट जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और दूसरे उसके मेन प्रोविजन। फिर अपने को पढ़ना है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002, इसके अंदर सन 2000, इसके अंदर पढ़ना है अपने को ऑब्जेक्टिव क्या, मेन प्रोविजन क्या, एंड साइबर क्राइम एंड पेनल्टीज। फिर अपने को आरटी एक्ट भी पढ़ना है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है और उसमें क्या अमेंडमेंट्स हैं वो अपने को पढ़नी है। फिर अपना आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसके अंदर पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और क्या क्या इमर्जिंग इश्यूज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, वो पढ़ने हैं। फिर अपना जीएसटी, ये भी पढ़ना है, जिसके अंदर बेसिकली ऑब्जेक्टिव और मेन प्रोविजन, बेनिफिट क्या है जीएसटी के, इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है और वर्किंग ऑफ द ड्यूअल जीएसटी। ये तो है अपना यूनिट 9 का सिलेबस। अब जो अपनी फर्स्ट यूनिट है ना, दैट इज द इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 अलग से कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। एक है आपका फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और एक है कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये दोनों वैसे तो यूनिट 1 के अंदर आते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने ये डाल दी है अपने यूनिट नंबर 9 में। जब आप ये यूनिट नंबर 9 देखोगे तो इसमें जब आप इंडेक्स में देखोगे ना, तो टोटल मिला के जो आपको यहां पे चैप्टर्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे मालूम, ये जो आपको चैप्टर मिलेंगे ये टोटल मिलेंगे 12। यहां तक तो कितने थे 10, ये 2 एक्स्ट्रा जो है ना फेमा का और कोपरा का, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है, फेमा और कोपरा को डालने के पीछे का जो अपना मेन रीजन है कि जब हम पढ़ रहे हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ना, तो बढ़िया तरीके से इसी को ही हम लोग जो है यहां पे क्या कर ले, कवर कर ले, इसीलिए मैंने इसको जो है वो यहीं पे डाल दिया। ओके, तो अपने को जो है वो ये साथ के साथ में यहीं पे पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सब है जो अपना सिलेबस है यूनिट नंबर 9 में। ओके, इस पूरे यूनिट नंबर 9 को कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली हम लोग जो है वो आप ये लगा लो कि मोटा मोटी अपने 40 से 50 लेक्चर के बीच में लगेंगे, ठीक है, 40 to 50 लेक्चर के बीच में हम लोग इस पूरे के पूरे यूनिट को जो है वो कंप्लीट करेंगे। लगभग 40 लेक्चर लगा के चलो कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर इसका हम रिवीजन भी करेंगे प्रॉपर्ली। ओके, अब हम लोग जो वो क्या करेंगे, डेली बेसिस पे जो भी हम लेक्चर लगाएंगे ना, उसके बाद 5 मिनट लगा के उस लेक्चर को साथ के साथ हम रिवाइज भी कर लेंगे, ताकि रिवीजन भी अपनी बढ़िया तरीके से हो जाए। ओके, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला भी था कि रिवीजन पे फोकस जरूर करना। ओके, ऐसा ना हो कि आगे दौड़ पीछे छोड़, वो कहानी नहीं करनी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कैरी ऑन करके चलना है अपने को साथ साथ में, ठीक है ना, ताकि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वो भी हम रिटेन कर सके और आगे तो नया पढ़ना ही पढ़ना है। ओके ना जी, चलो शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक का। टॉपिक का जो नाम है आज वो है आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आप जब बुक में आएंगे तो बुक के स्टार्टिंग पेज पे जब आप देखोगे ना, यहां पे चैप्टर शुरू होने से पहले यूनिट 9 का हमने यहां पे कुछ हैंड रिटन नोट्स डाले हुए हैं 6 पेजेस के। ओके, आज पहले इसको हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर बेसिकली बताया हुआ है कि लॉ क्या होता है, क्यों लॉ को लेके आए। बेसिकली लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो टॉपिक है इसको क्यों लेके आए, इसका एग्जिस्टेंस क्यों हुआ, क्यों इसको लेके आए, इसके पीछे के रीजन क्या थे। ओके, फिर लॉ कैसे बनता है देश के अंदर। ओके, फिर आपने बहुत बार सुना होगा कुछ एक्ट ऐसे पहले हुआ करते थे जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा या आपने जब ग्रेजुएशन किया होगा तो वहां पे आपने मर्केंटाइल लॉ पढ़ा होगा। ओके, और वहां पे आपने कुछ एक्ट के बारे में सुना होगा कि ये एक्ट J&K पे एप्लीकेबल नहीं है, ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है एक्सक्लूडिंग J&K। तो उसकी क्या कहानी थी और आज की डेट में क्या स्टेटस है। आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, धारा 370 जब हट गई, तो उसकी वजह से जो है वो क्या हुआ,
ठीक है ना, अनुच्छेद 370 जब हटाया गया तो उसकी वजह से जो है वो क्या कहानी बनी, ओके, आज का क्या करंट सिनेरियो है वो सब मैंने इसमें डाला हुआ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, क्लैरिटी बढ़ जाएगा, देन फिर हम आगे चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ओके जी। चलो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का नाम है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। आइए पढ़ना शुरू करेंगे। देखो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आएगा कि भाई आखिर पढ़ना क्यों है। देखो अगर अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है कि यार देखो इतना जब हम बिजनेस करते हैं तो डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करना बहुत मैंडेटरी है, अगर नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे, ओके। तो इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं, तो वो तो समझ में आता है कि अकाउंट जो सब्जेक्ट है उसका एसेंस क्या है। लेकिन जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है इसको क्यों लेके आए, इसका जो एसेंस है वो क्या था, पहले एक लेक्चर लगा के उसको समझते हैं, फिर कैरी ऑन करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, व्हाई दिस सब्जेक्ट, आखिर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने क्यों वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए कोई भी सिविलाइज सोसाइटी की अगर मैं बात करूं आज की डेट में, जंगल राज को छोड़ दो एक बार के लिए, ठीक है, जंगल राज में तो क्या होता है कोई भी किसी को मार देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सिविलाइज सोसाइटी की बात करते हैं तो कोई भी सिविलाइज सोसाइटी विदाउट लॉ, बिना कानून के कभी भी, आप एक बात सुनिएगा, बिना कानून, अगर कानून व्यवस्था ना हो ना तो एक दिन भी आप जो है वो नहीं रह सकते हो। इतना ज्यादा सिचुएशन आपकी वर्स्ट हो जाएंगी। जो लोग रुके हुए हैं, जो लोग बंधे हुए हैं, वो इसी कारण बंधे हुए हैं क्योंकि कानून है। आपको मालूम है अगर आपने कानून तोड़ा तो फिर आपके ऊपर जो है सजा के प्रावधान है। अगर एक बात सोचो, अगर आज की डेट में अगर ये बोलते कोई कानून नहीं है, आप क्या करोगे। अगर आज आपको ये बोल जाएगा कि कोई कानून नहीं है, 24 घंटे के लिए कोई कानून नहीं है, आप कुछ भी करो, आप कर सकते हो, जाओ, आप क्या करोगे। सबसे पहले बैंक लूटेंगे, सबसे पहले, क्योंकि हमको मालूम है अगर बैंक लूट लिया, पकड़े भी गए, कानून तो है नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बैंक लूटोगे। सबसे पहले क्या करोगे, छीना झपटी करोगे, है या नहीं है। लोग जो है अगर ये बोलते कि कोई कानून नहीं है तो लोग किसी भी तरीके से गाड़ी जो है वो चलाएंगे, कोई स्पीड लिमिट का चक्कर नहीं है, कोई हेलमेट नहीं पहनेगा, कोई चक्कर नहीं है या नहीं है। तो क्या उससे सिचुएशन सही चलेगी या सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो जाएगी। तो कोई भी सिविलाइज सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं ना तो समाज के अंदर, समाज को बांध के रखने के लिए जो है वो कानून का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं अभी जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के जो कानून है उनको छोड़ो, पहले नॉर्मल बात करते हैं कि कानून होना जरूरी क्यों है, फिर बिजनेस के लिए कानून होना क्यों जरूरी है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपको यह मालूम चल गया कि देश के अंदर या सोसाइटी के लिए कानून होना क्यों जरूरी है, अगर यह समझ में आ गया तो बिजनेस के लिए कानून होना क्यों जरूरी है वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस इज ओनली ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ओके। तो अगर सोसाइटी के लिए कानून जरूरी है तो बट नेचुरल है, बिजनेस क्योंकि सोसाइटी का पार्ट है तो बिजनेस के लिए भी कानून व्यवस्था जो है वो क्या जरूरी है, ओके जी सर। चलो तो यहां पे मैंने क्या लिखा, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी जो है वो बिना कानून के कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती है। एज ए सोशल बीइंग, जैसे इंसान जो है एक सोशल बीइंग है, हम जो है वो क्या सोसाइटी के अंदर रहते हैं और हम आइसोलेशन में कभी भी नहीं रह सकते। हम हमेशा क्या करते हैं, लोगों के साथ में नेटवर्क बनाते हैं, लोगों के साथ मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ तालमेल बिठाते हैं, लोगों के साथ हमारी क्या होती है डे टू डे जो है वो कोई ना कोई लेन देन होते रहता है, ओके। तो बोलते हैं एज ए सोशल बीइंग ए पर्सन कम्स इनटू कांटेक्ट विद फेलो ह्यूमंस इन द सोसाइटी, ठीक है। मतलब क्योंकि हम सोशल बीइंग है तो हम सोसाइटी के अंदर जो और लोग रहते हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। इफ देयर कंडक्ट टुवर्ड्स ईच अदर इज हर्टफुल, अगर हम दूसरों के साथ जो हमारा आचरण है, दूसरों के साथ जो हमारा व्यवहार है, अगर वो हर्टफुल होगा, अगर हम लोगों को दुख देंगे, लोगों के साथ चीट करेंगे, तो फिर क्या होगा, तो एक तो संसार में इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस विल नॉट प्रिवेल इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो इसीलिए कानून का होना बहुत ही क्या जरूरी है। अब एक एग्जांपल जैसे यहां पे जो है बताया गया, अगर एक मोटरिस्ट, मोटरिस्ट कौन होता है, मान लो बाइक चलाने वाला बंदा, ठीक है, या गाड़ी चलाने वाला बंदा, ओके। अगर वो एक पेडिस्ट्रियन को, मान लो रोड पे एक पर्सन जो है बेचारा रोड के किनारे जो फुटपाथ था वहां पे आराम से चल रहा था, ठीक है ना, और पैदल पैदल जा रहा था, पीछे से एक गाड़ी वाला आया और उसको कुचल के चला गया। अगर ऐसा हुआ तो अब दो सिनेरियो है, या तो देश में कानून है या कानून नहीं है। तो क्या बोलता है, अगर एक मोटरिस्ट हिट करता है पेडिस्ट्रियन को और वहां से भाग जाए तो अब दो सिनेरियो है। अगर लॉ नहीं है, अगर कोई कानून नहीं है तो फिर क्या होगा, तो कोई चक्कर नहीं है, जो बेचारा जिसको पीस दिया वो अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि कानून तो है नहीं। आप क्या सजा दिलवाओगे, सजा दिलवाने के लिए क्या होना चाहिए, कानून होना चाहिए, और अगर कानून ही नहीं है तो क्या आप सजा दिलवा सकते हो, नहीं। क्या अगली बार वो किसी और पर्सन को भी ठोक सकता है, यस, यस और नो,
यस, तो क्या नोबडी विल केयर फॉर अदर, अगर कोई कानून नहीं होगा ना तो कोई पर्सन दूसरे की कोई भी परवाह नहीं करेगा, कोई भी कैसी भी तरीके से गाड़ी चलाएगा और ठोक ठाक के चला जाएगा। एंड डीलिंग में नॉट मेटेरियलाइज, बिल्कुल ऐसा ही होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन अगर कानून व्यवस्था है तो अब आपको मालूम है, अगर जैसे हम लोग जो है वो मान लो अगर आप हाईवे पे चलते हैं तो आपको मालूम है कि 90 से ऊपर या 80 से ऊपर अगर आपने चलाई तो क्या होगा, आपका चालान कट जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे भी कैमरा ना लगा हो और आप कितनी भी स्पीड से भगा सकते हो तो बट नेचुरल इंसान जो वो क्या करेगा, स्पीड भी चलाएगा। जो यंगस्टर है, हम लोग बंधे इसलिए रहते हैं जनरली क्योंकि हमको मालूम है कि अगर तेज चलाएंगे या चालान कट जाएगा, घर पे फर्रा पहुंच जाएगा, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर ऐसा ना हो, कहीं पे भी जो है वो कोई वो ना हो, बैरियर्स ना हो, कहीं पे भी कोई स्पीड लिमिट का कोई चक्कर ना हो, तो यार गाड़ियों में तो आजकल इतनी स्पीड है, आप 200 भी भगा लो उसको, है या नहीं है। हम रुकते ही इसीलिए क्योंकि हमको मालूम है कि कानून है भाई। अगर ढंग से नहीं चलाएंगे या अगर हम रश ड्राइविंग करेंगे या अगर हम तेज चलाएंगे, स्पीड लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चालान कट जाएगा। इसीलिए हम जो है वो क्या करते हैं, बच के चलते हैं। तो बोलते हैं अगर लॉ होता, अगर कानून है और अगर मान लो किसी भी मोटरिस्ट ने किसी भी पेडिस्ट्रियन को अगर क्या कर दिया, हिट कर दिया, किसी बंदे ने अपनी गाड़ी से जो दूसरे पर्सन को अगर कुचल दिया और अगर कानून है तो फिर क्या होगा, तो स्टेट बोले तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी उस पेडिस्ट्रियन की लाइफ को और कानूनी कार्रवाई करेगी किस पे, ऑफेंडर पे, थ्रू ए कोर्ट ऑफ लॉ। एंड इफ द ऑफेंडर इज हेल्ड गिल्टी, और अगर जो ऑफेंडर है, अगर वो गाड़ी वाला बंदा क्या पाएगा, गिल्टी पाएगा, ही कुड बी पनिश्ड विद ए फाइन और इंप्रिजनमेंट, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी, फाइन भी उसको पे करना पड़ेगा और या फिर उसको जो है सजा भी हो सकती है। इसीलिए कानून का होना बहुत ही क्या जरूरी है। तो सिविलाइज सोसाइटी, अगर हम बोलते हैं ना सिविलाइज सोसाइटी, तो सिविलाइज इसीलिए तो है। राजा महाराजाओं के टाइम पे भी कानून हुआ करता था, वहां पे भी ये होता था कि यार इस राजा का जो है वो ये कानून है, इस राजा ने अगर आदेश दे दिए तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो राजा क्या करेगा, सजा देगा। ऐसे ही तो होता था। तभी तो धीरे धीरे जो है वो क्या हुआ, सिविलाइजेशन बढ़ा। अगर सिविलाइजेशन नहीं है तो कोई किसी को भी मार सकता है या नहीं है, यही चीज है। इसीलिए कानून का होना बहुत ही क्या जरूरी है, लॉ का होना बहुत ही क्या जरूरी है। तो बोलता है नॉलेज ऑफ द लॉ इज इंपेरेटिव। अब एक बात ध्यान रखना, एक ना ये वर्ड कई बार एग्जाम के अंदर आएगा आपका, इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूट। इसका मतलब जो है वो क्या है कि नॉलेज ऑफ द लॉ इंपेरेटिव है। इसका मतलब अगर आप ये बोलते हो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अगर मान लो कानून देश के अंदर जो है वो कोई कानून है, ठीक है, आप अगर ये बोल दो, मान लो कहीं पे जो है वो कानून ना हुआ था और कानून ये है कि हाईवे के ऊपर 120 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी और आपने 140 पे भगा रखी थी, ओके, आगे पुलिस वाले ने रोक लिया और पुलिस वाले ने आपको हाथ दिया, आपको रोकना पड़ गया। अब पुलिस वाले बोले आपका तो चालान कटेगा क्योंकि आपकी गाड़ी 140 की स्पीड से चल रही है, जबकि स्पीड लिमिट जो है वो कितनी है, 120 है, तो आपका क्या होगा, चालान कटेगा। अब अगर आप वहां पे ये बोलो, ध्यान सुनना, अगर आप वहां पे ये बोलो कि सर देखिए मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी, मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि इस हाईवे के ऊपर जो स्पीड लिमिट है वो कितनी है, 120 है, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। कल को तो कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को जान से मार देगा और बोलेगा अच्छा मारना अपराध है, मुझे नॉलेज नहीं थी इसलिए मैंने उसको मार दिया, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो यहां पे जो है एक वर्ड है और वो क्या बोलते हैं कि इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज। इसका मतलब कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कि अगर आपको लॉ की नॉलेज नहीं है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर कोई कानून बना हुआ है तो देश के नागरिकों से यह उम्मीद की जाती है कि आपको उस लॉ की जो है नॉलेज है। सरकार कानून बनाती है, जो हमारी पार्लियामेंट है वो कानून बनाएगी और कानून बनाने के बाद में, कोई भी लॉ बनाने के बाद में उसको जो है वो क्या करते हैं, हम ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करते हैं। तो अगर एक बार गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया और उसको ऑफिशियल गैजेट राजपत्र के अंदर अगर क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया, तो राजपत्र में जैसे नोटिफाई किया ना, ऑफिशियल गैजेट में जैसे नोटिफाई किया, तो वहां पे गवर्नमेंट ये समझ लेती है कि आम इंसान को हमने अपनी बात सर्कुलेट कर दी है और लोगों को इसकी नॉलेज है। चाहे आपको इसकी नॉलेज हो या ना हो, अगर कोई भी कानून बन गया और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो गया तो उम्मीद की जाएगी कि सभी देश के नागरिकों को उसकी नॉलेज है। इसीलिए ये टर्म जो है वो आई है और ये टर्म जो है वो क्या बोलती है, नॉलेज ऑफ द लॉ इज इंपेरेटिव। बोलता है हर इंसान के लिए कानून की जानकारी होना क्या है, इंपेरेटिव है, बोले तो कंपल्सरी है। क्या है, कंपल्सरी। हर पर्सन को कानून की नॉलेज होना जो है वो क्या है, कंपल्सरी है। देयर इज ए वेल नोन मैक्सिम, एक बहुत पुराना प्रिंसिपल है, मैक्सिम का मतलब होता है प्रिंसिपल, एक बहुत पुराना प्रिंसिपल है और वो क्या है, इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्जीक्यूट। इसका मतलब ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है ना। इसका मतलब ए पर्सन कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ अनअवेयरनेस ऑफ द लॉ। आप सिर्फ ये बोल के कि मुझे कानून की नॉलेज नहीं थी, ये बोल के आप अपनी कानूनी जो लाइबिलिटी है उससे मुक्त नहीं हो सकते हो, ठीक है ना।
विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे जो है वो क्या सिविलाइजेशन जो है वो बढ़ेगी, इट इज डिमांड ए रिफॉर्म्ड सेट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट। तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे ये डिमांड किया जाता है कि जो कानून है उसके अंदर भी क्या हो, सुधार हो। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बार जो है वो क्या हो रही है, अमेंडमेंट आ रही है, नई नई चीजें जो है वो आ रही हैं देश के अंदर, जो है वो हर थोड़े थोड़े समय के अंदर जो है वो अलग अलग कानूनों के अंदर जो है वो क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो बोलते हैं अकॉर्डिंगली लॉ हैज गॉन इन ट्रांसफॉर्मेशन, कानून भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बोथ कंसेप्चुअली भी और स्ट्रक्चरली भी। फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन, अब यहां से अभी तक जो हमने पढ़ा उससे क्या निकल के आया, इट मस्ट बी क्लियर दैट नीड ऑफ लॉ, कि कानून की जानकारी होना, कानून का होना, नीड ऑफ लॉ इज इनएविटेबल। इसका मतलब ये क्या है, कंपल्सरी है। क्या है, कंपल्सरी। कि कानून का होना देश के अंदर क्या है, कंपल्सरी है, और उसकी नॉलेज होना वो भी क्या है, जरूरी है। उसकी नॉलेज होना जो है वो देश के अंदर पीस शांति बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। तो बोलते हैं फ्रॉम द ऑनगोइंग डिस्कशन, जो भी अभी तक ऊपर हमने पढ़ा, इज इट मस्ट बी क्लियर, इससे एक बात क्लियर है कि नीड ऑफ लॉ, कानून की जरूरत जो है वो कंपल्सरी है, और उसकी नॉलेज होना, एंड इट्स नॉलेज इंपेरेटिव टू प्रिजर्व पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। तो देश के अंदर अगर आपको जो है वो शांति बना के रखनी है, आपको एक सामंजस्य अगर क्रिएट करके रखना है, तो उसके लिए जो है वो कानून का होना क्या है, जरूरी है। तो अगर सोसाइटी के लिए लॉ का होना जरूरी है, तो बट नेचुरल है कि बिजनेस के लिए भी लॉ का होना क्या जरूरी है। अब बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे इतने हजारों लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो है उस पर अगर कानून ना हो, तो कोई पर्सन पैसे ले लेगा और उसके बाद सामान ना दे या सामान देने से मना कर दे, आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपने अगर सेलर को जो है वो एडवांस में मान लो 1 लाख रुपए दे दिए, और ये बोल दिया कि आप मुझे सामान जो है वो क्या करना, डिलीवर कर देना, अगर कानून ही नहीं है और वो 1 लाख रुपए लेकर बोले मैं तो नहीं देता, आप क्या कर लोगे, लो तो है नहीं। आज की डेट में लो है, इसीलिए आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, लेकिन अगर कानून ही ना हो तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। तो अगर सोसाइटी को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए, सोसाइटी को जैसे सिविलाइजेशन बढ़ रहे, तो उसके लिए अगर लॉ जरूरी है, तो बिजनेस के लिए भी जो लॉ जो है वो क्या जरूरी है। इसीलिए हम लोग जो है वो कुछ ऐसे कानून पढ़ेंगे जो अपने बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो सब अपने कवर्ड है किसमें, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ओके जी। अब कानून की अगर बात करें तो लॉ कई तरह के होते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ या क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, बिजनेस लॉ, ये अलग अलग तरह के जो है वो कानून है। ओके, अब अगर यहां पे अगर मैं बात करता हूं, हमको तो पढ़ना है कौन सा, बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ का मतलब क्या, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ हो गया, तो इसका मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई कानून बनाए हुए है। उसी तरीके से सिविल लॉ, सोसाइटी के लिए कोई कानून है। और फिर बात करेंगे बिजनेस लॉ का, तो मतलब बिजनेस के लिए कोई कानून हमने बनाए हुए है। लॉ के अंदर बेसिकली क्या आपको देखने को मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। बेसिकली अगर मैं लॉ की बात करता हूं तो लॉ में अपने को क्या देखने को मिलेगा, कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशन, ये सब चीजें अपने को जो है देखने को मिलती हैं। ओके, तो बिजनेस लॉ के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बिजनेस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहां पे जो है वो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस लॉ के अंदर बेसिकली क्या, इसमें आएंगे वो सब लीगल रूल्स इन द डोमेन इन द एरिया ऑफ बिजनेस आर डिजाइन टू फुलफिल सर्टेन पर्पस, कि कुछ पर्पस को पूरा करने के लिए बिजनेस के रिस्पेक्ट में हमने जो कानून बनाए हुए हैं वो सब आते हैं किसमें, बिजनेस लॉ में। तो बिजनेस लॉ के अंदर क्या आएंगे, वो सारे लीगल रूल्स इन द एरिया ऑफ बिजनेस, इन द डोमेन, डोमेन का मतलब एरिया, तो वो सारे लीगल रूल किससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो भी लीगल रूल्स है वो सब पार्ट है किसका, किसका, बिजनेस लॉ का। अब अगर बिजनेस लॉ की बात करें तो बिजनेस लॉ को हम क्यों लेके आए, तो उसके पीछे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे। पहला, रिड्रेसल ऑफ पर्सनल ग्रीवियंस, अगर कोई भी समस्या है, और जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कोई भी अगर समस्या आएगी तो उस समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है, ग्रीवियंस जो है, ग्रीवियंस मतलब समस्या, उस समस्या का रिड्रेसल बोले तो समाधान करने के लिए, क्या करने के लिए, समाधान करने के लिए कानून का होना क्या जरूरी है। दूसरा, कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका सोसाइटी के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ रहा है उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए कानून का होना जरूरी है। एंड द रेगुलेशन ऑफ द हार्मफुल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका बिजनेस के ऊपर जो है वो या सोसाइटी के ऊपर क्या उसका कोई गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए बिजनेस के लॉ का होना बहुत ही क्या जरूरी है। ओके, तो बिजनेस लॉ को हम लोग जो अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बिजनेस लॉ को मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ, या लॉ मर्चेंट, या लेक्स मर्केंटेरिया, ये सब बोला जाता है। और बिजनेस लॉ के अंदर बेसिकली जो है वो क्या आता है, बिजनेस लॉ में वो सारे के सारे राइट एंड ऑब्लिगेशन आएंगे एक पर्सन के, जो अराइज होते हैं ड्यू टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो अगर आपने कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन करी, बोले तो सेल परचेज एग्जांपल,
कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन, सेल परचेस किया, लेन देन किया, कोई भी, ओके, कोई भी प्रोडक्शन किया, ओके, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे, तो उससे रिलेटेड कोई भी आपके आपके क्या राइट और आपकी क्या लाइबिलिटीज बनती हैं, वो सब जो है वो लिखे जाते हैं कहां पे, बिजनेस लॉ में। ओके, तो बिजनेस लॉ के अलग अलग नाम है और बिजनेस लॉ जो है वो डील करते हैं किससे, विद द राइट एंड ऑब्लिगेशन, विद द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन अराइजिंग आउट ऑफ द कमर्शियल ट्रांजैक्शन। बिजनेस लॉ एज सच इज नॉट ए सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ। एक बात ध्यान रखना, बिजनेस लॉ की कोई अलग ब्रांच नहीं है, बल्कि ये सिविल लॉ का ही एक पार्ट है। तो ये बात आपको याद करके जाना पड़ेगा कि बिजनेस लॉ की अगर बात करें तो ये सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि ये पार्ट है किसका, सिविल लॉ का, जो रेगुलेट करता है वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। ओके, याद है, ओके क्या बोलो जी सर। अब बिजनेस लॉ के सोर्सेस क्या क्या है अपने इंडिया के अंदर, जो हमने कानून बना रखे हैं बहुत सारे इंडिया के अंदर, आपने देखा जैसे अभी इसमें ही देखते हैं, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है, कंपनी एक्ट भी है, जीएसटी भी है, पार्टनरशिप एक्ट भी है, एलएलपी भी है, ठीक है, फेमा भी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, कंपटीशन एक्ट भी है। तो ये जो अलग अलग तरह के जो कानून अपने इंडिया के अंदर बने हुए हैं बिजनेस एरिया को लेकर के, ओके, तो ये जो डिफरेंट तरह के जो अपने यहां पे कानून बने हुए हैं, ये कानून कैसे बने, इसके पीछे इनका सोर्सेस क्या है, ठीक है ना। तो इंडिया में कुछ कानून तो ऐसे हैं, देखो आपको मालूम होगा 1947 के अंदर, ध्यान देना, 1947 के अंदर हमारा देश जो वो आजाद हुआ। अब इससे पहले भी बिजनेस होता था, इसके बाद भी, इससे पहले जो बिजनेस होते थे तो अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए, जो कानून जो बेसिकली इंग्लिश लॉ थे, ध्यान से सुनना, जो इंग्लिश लॉ थे ना, जो इंग्लैंड के अंदर चलते थे, तो वही कानून जनरली इंडिया के अंदर भी लाए गए। ओके, तो कुछ कानून जो बेसिकली 1947 से पहले के, इंडिपेंडेंस से पहले के कानून, वो आज भी प्रिवेल करते हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आया था, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर आया था, ठीक है, आरबीआई का एक एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आया था। ओके, तो ये जो अलग अलग तरह के जो आपके कानून है, ठीक है ना, ये कैसे कैसे बनाए गए, तो कुछ कानून ऐसे हमको जो है पढ़ने पड़ेंगे जो लो आजादी से पहले बनाए गए, अंग्रेजों ने बनाए थे। कुछ कानून ऐसे हैं जो हमने बनाए, बोले तो आजादी के बाद में हमारी जो पार्लियामेंट बनी तो पार्लियामेंट ने बनाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कस्टम के बेस पर बने हुए हैं, जो कानून नहीं है लेकिन नॉर्मल जो रीति रिवाज है उसके बेस पर कुछ एक्ट जो है वो बने हुए हैं। तो वो सब जो है उनको बोलते हैं सोर्सेस। तो बेसिकली अगर बिजनेस लॉ की बात करते हैं तो बिजनेस को लॉ के सोर्स क्या क्या है, बिजनेस लॉ के अगर सोर्सेस की अगर बात करते हैं तो 4 तरह के सोर्स है। सबसे पहला इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ की बात करेंगे, ये क्या है, जब अंग्रेज यहां पे आए, उन्होंने यहां पे इंडिया में आके व्यापार करना शुरू किया और यहां पे उन्होंने राज कर लिया, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने क्या किया कि यार अब यहां पे अगर उनको क्या बिजनेस करना है तो उसके लिए कानून भी होना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के एनवायरमेंट के हिसाब से कानून नहीं बनाया। उन्होंने ये देखा कि इंग्लैंड में इस ट्रांजेक्शन को लेकर के कैसा कानून था, तो वो जो कानून था ना एज इट इज उन्होंने इंडिया के अंदर भी उसको क्या कर दिया, थोप दिया। ओके, तो वो सारे एक्ट जो अंग्रेजों ने आजादी से पहले बनाए थे वो भी हमारे लिए एक सोर्स है, ठीक है ना। आप अगर देखोगे ना इंडिया के बहुत सारे ऐसे एक्ट जो बेस्ड नहीं किस पे, इंग्लिश एक्ट के ऊपर, आज भी जनरली वही चल रहे हैं। थोड़ा बहुत लिटिल बिट हमने अमेंडमेंट करी है लेकिन जनरली वही प्रैक्टिस आज भी जो है हमारे यहां पे चल रही है, ठीक है ना। तो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ की अगर बात करें तो इंडिया के वो बिजनेस लॉ इस प्राइमरीली अडेप्शन है किसका, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ का, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉ जो इंडिया में चल रहे हैं ना, वो सब हमने क्या करें, अडॉप्ट करे हैं। कहां से, इंग्लिश, बोले तो इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में जो कानून चलते थे वही हम लोगों ने जो है वो क्या कर लिए, ऑप्ट कर लिए, ठीक है। हाउएवर, हालांकि हमने, क्योंकि अब देखो एनवायरमेंट तो चेंज हो रहा है, ओके, इंडिया में एनवायरमेंट अलग है, इंग्लैंड में एनवायरमेंट जो है वो क्या अलग है। तो हमने जो है वो एनवायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत जो है वो क्या करें, चेंजेस करे हैं, ठीक है। हाउएवर सर्टेन रिजर्वेशन मॉडिफिकेशन हैव बीन मेड टू प्रोवाइड फॉर द लोकल कस्टम एंड यूसेज इन ट्रेड इन ऑर्डर टू सूट द इंडियन कंडीशन। तो इंडिया में जो आपके बिजनेस लॉ है उनके सोर्सेस, सबसे पहला सोर्स तो है इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। हमने बहुत सारे एक्ट, अंग्रेजों के जो एक्ट थे ना, हमने वही सब क्या करके कॉपी करके उन्हीं को क्या करके अडॉप्ट करके। कुछ है अपने जुडिशरी के डिसीजन, ये भी हमारे लिए कानून बन जाता है। अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, अपना जो डिफरेंट जो हाई कोर्ट्स हैं, ओके, तो उन्होंने अगर कोई डिसीजन दिया तो वो भी हमारे लिए जो वो क्या बनता है, कानून बन जाता है। उसको अपने को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो जुडिशरी ने अगर कोई भी जो है वो क्लैरिफिकेशन दे दिया, जुडिशरी का अगर कोई ऑर्डर आ गया तो वो भी सभी लोगों को जो है वो क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो बोलते हैं पास्ट जुडिशियल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, बिजनेस लॉ का, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेस लॉ के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन कहां कहां से आए हैं, तो पहला तो हमने देखा
जो इंग्लिश एक्ट थे वहां से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आए। दूसरा, जुडिशरी ने जो डिसीजन दिए, बोले तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए वो भी हमारे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन का काम करते हैं। और तीसरा, इंडियन स्टैट्यूट लॉ, बोले तो यहां पे वो सारे एक्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है वो पास किए गए, इसका मतलब हमारी पार्लियामेंट ने जो एक्ट पारित करे हैं वो भी जो है वो भी एक सोर्स है किसका, आपके बिजनेस लॉ का। जैसे जीएसटी 2017 के अंदर आया ना जीएसटी, तो जीएसटी जो है वो कब आया, क्या आजादी से पहले, आजादी के बाद है? क्या हमने अडॉप्ट किया? नहीं, हमने खुद ने बनाया। यस, तो इंडियन स्टैट्यूट लॉ ये कौन से, वो सारे एक्ट विच इज पास बाय द इंडियन लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट ने पास किया है, ठीक है ना। मतलब आजादी के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक्ट पारित करे, ये भी जो है वो सोर्स है किसका, बिजनेस लॉ का। और कुछ कस्टम एंड ट्रेड यूसेज, जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, कुछ व्यापार हैं उनमें जो कस्टम या रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं, वो भी हमारे लिए जो है वो बिजनेस लॉ का काम करते हैं। तो अगर बात करेंगे किसका, बिजनेस लॉ के सोर्सेस का, तो बिजनेस लॉ के टोटल मिला के कितने सोर्स है? 4 सोर्स है, ठीक है। एक तो है कौन सा, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, वो आपको मैंने बताया। आजादी से पहले यहां पे कौन थे? अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों ने जो है वो कानून जो यहां पे बनाए ना, वो कैसे बनाए? इंग्लैंड के बेस पे बनाए। दूसरा, जुडिशरी के डिसीजन। तीसरा, आजादी के बाद में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉ बनाने की पावर है वो दिए गए पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने जो है जो कानून बनाए, ठीक है, वो सब। एंड कस्टम एंड ट्रेड यूसेज, इसके बेस पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके जी, तो बिजनेस लॉ के जो सोर्सेज है वो टोटल मिला के कितने हैं? 4। यहां से जो है ये अपने को ये सब अलग अलग जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके जी सर। अब इंपॉर्टेंस क्या है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का, मतलब देश के अंदर जो है वो बिजनेस को लेकर के जो लीगल एस्पेक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमने कानून, मतलब देश के अंदर बिजनेस को लेकर के कानून का होना क्यों जरूरी है? पहले ये बताओ, क्या सोसाइटी में कानून का होना जरूरी है? हाँ जी जरूरी है। तो क्या बिजनेस सोसाइटी का एक पार्ट है? हाँ जी एक पार्ट है। तो क्या बिजनेस के लिए भी कानून का होना जरूरी है? हाँ जी जरूरी है। अब क्यों जरूरी है वो इंपॉर्टेंस थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहला बोलते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का हर एस्पेक्ट, बिजनेस की स्टार्टिंग से लेकर के बिजनेस के एंड तक। तो बोलते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन टू इट्स डिसोल्यूशन अकर विद इन ए लीगल फ्रेमवर्क। ये सब जो है वो किसमें होता है? लीगल एनवायरनमेंट में। कोई भी कानून का जन्म, अगर आज की डेट में अगर हम बात करें, आपने कोई कंपनी बनानी है तो कंपनी सीधा नहीं खोल सकते हो। कंपनी खोलने के लिए पहले कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी को बंद भी करना है ना तो भी कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी को चलाना है तो भी कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए लॉ का होना बहुत ही क्या जरूरी है। तो बोलते हैं बिजनेस, मतलब जो लीगल एस्पेक्ट है क्यों जरूरी है? कोई भी बिजनेस उसके स्टार्टिंग से लेकर के उसके एंड तक वो सब जो बिजनेस होता है ना वो कानून के दायरे में जो है वो चलते हैं। इसीलिए जो लीगल एस्पेक्ट है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन टू इट्स डिसोल्यूशन अकर विद इन ए लीगल एनवायरनमेंट। दूसरा, लीगल एस्पेक्ट आपको एक क्या प्रोवाइड करता है? एक प्रैक्टिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और द लीगल रूल्स एंड प्रिंसिपल का, जो अपने को हेल्प करता है कमर्शियल अफेयर्स में। एंड अगर कोई बिजनेस फर्म फेल हो जाती है, ठीक है, टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ लैंड, मतलब कानून को अगर आप फॉलो करने में फेल हो जाओगे तो इट कैन कॉस्ट इट मनी इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। तो आपके ऊपर जो है पेनल्टी भी लगेगी, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। और अगर आपने कानून की अवहेलना करी, कानून को फॉलो नहीं करा, तो फिर क्या होगा? आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो सकते हैं, कानूनी कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकते हैं। तो बोलता है मोर ओवर लीगल प्रोसीडिंग ऑफन अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन एंड रिजल्ट इन एडवर्स पब्लिसिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व। तो इसीलिए कानून का होना जो है जरूरी है और लीगल एस्पेक्ट का होना क्या है? जरूरी है। और सभी लोगों को जो मतलब जो भी आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको जो है वो कानून की नॉलेज होना भी जो है वो क्या मैंडेटरी है। ओके जी सर। अब ये तो हमने देख लिया कि लीगल एस्पेक्ट होता क्या है, ये तो अपने को समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये आएगा कि लॉ इंडिया के अंदर बनता क्या है, बनता कैसे है, या इंडिया के अंदर कानून बनाने की पावर जो है वो किसके पास में। तो अगर बात करें इंडिया में कानून बनाने की पावर जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के पास में। जो हमारा संविधान है, संविधान के पास में जो है वो इंडिया में कानून बनाने की पावर जो है वो होती है। ओके, और संविधान क्योंकि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो संविधान ने अपनी पावर को जो है वो क्या कर दिया? डेलीगेट कर दिया, ठीक है, अलग अलग लोगों को। अब वो अपने को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आया कि देश के अंदर कानून बनता कैसे? देश में कानून को बनाने की पावर जो है वो किसके पास में थी? कॉन्स्टिट्यूशन। कहां डाली गई? कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पावर को जो है वो क्या कर दिया? डेलीगेट कर दिया। कुछ पावर जो है वो दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को और कुछ दी गई किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। बेसिकली कुछ जो पावर है वो दिया गया पार्लियामेंट को और कुछ दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को। ओके, अब कौन कौन सी पावर किसको दी गई है उसके लिए जो है वो क्या किया गया? 3 लिस्ट बनाया गया। ओके, अलग अलग मुद्दे, वो अलग अलग टॉपिक
डिफरेंट टॉपिक जो है बता दिया गया और बता दिया कि इन टॉपिक पे कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, इन टॉपिक पे कानून बनाने की पावर ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास में, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर दोनों के पास में, सेंटर पे भी और स्टेट पे भी। ठीक है, तो उनको 3 लिस्ट में जो है वो क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो एक है आपका यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, वो सारे मुद्दे, वो सारे टॉपिक जिन पे कानून बनाने की पावर किसके पास में, पार्लियामेंट के पास में, वो सब आएंगे किसमें, यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में क्या आएगा, वो सारे मुद्दे जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर किसके पास में, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के पास में, वो सब आएगा किसमें, स्टेट लिस्ट में। और कंकरेंट लिस्ट में क्या आएगा, वो सारे मुद्दे जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर दोनों के पास में है, मतलब दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, वो सारे टॉपिक जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो पार्लियामेंट और जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, वो है किसमें, कंकरेंट लिस्ट में। ओके जी सर, जैसे अपने इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स डाला गया किसमें, यूनियन लिस्ट में, किसमें, यूनियन लिस्ट में। तो इसका मतलब इनकम टैक्स के ऊपर कानून बनाने की पावर जो किसके पास में, पार्लियामेंट के पास में। ठीक है ना, आपने देखा होगा एंट्री नंबर 82, मतलब 82 का जो टॉपिक है ना, तो यहां पे लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की पावर किसके पास में, पार्लियामेंट। तो उसके ऊपर कानून बनाने की पावर किसके पास में, पार्लियामेंट, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की जो पावर है वो किसके पास में, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के पास में। ठीक है ना, तो बेसिकली पहले अगर हम बात करते हैं कि देश के अंदर कानून बनाने की पावर किसके पास में, तो हमने ये देखा कानून बनाने की पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन के पास में। कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर दिया 3 लिस्ट के थ्रू, किस किस को, पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को, और तीसरा जो है वो दिया गया किसको, दोनों को। ओके, तो यूनियन लिस्ट में जो भी मुद्दे आते हैं, यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक है, उन पे लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास। स्टेट लिस्ट में जो भी मुद्दे आते हैं, जो भी टॉपिक आते हैं, उनके ऊपर कानून बनाने की पावर है किसके, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के पास में। और कंकरेंट लिस्ट में जो भी मुद्दे आते हैं, उन पे कानून बनाने की पावर है दोनों के पास में। ठीक है ना, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर बनाएंगे, लेकिन अपर हैंड जो है वो हमेशा रहेगा किसका, पार्लियामेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो हमेशा अपर हैंड रहेगा। ओके जी सर, अब ये तो पता चल गया कि कौन कानून बनाएगा। तो कुछ जो भी टॉपिक यूनियन लिस्ट में है उन पे कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, बोलते सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरीके से बोल सकता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, जो मुद्दे स्टेट लिस्ट में है उन पे कानून बनाने की पावर किसके पास में, किसके पास में, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के पास में। ठीक है ना, और जो मुद्दे आते हैं कंकरेंट में उन पे कानून बनाने की पावर किसके पास में, दोनों के पास में। अब क्वेश्चन ये कानून बनता कैसे है, ये तो पता चल गया किसके पास में। अब अपने यहां पे जितने भी एक्ट हैं वो कोई भी स्टेट एक्ट नहीं है, सारे के सारे सेंट्रल लेवल के एक्ट हैं। ठीक है ना, मतलब जो पार्लियामेंट से पास हुए हैं। तो क्या बोलते हैं, कौन एक्ट रूल्स या रेगुलेशन बनाएगा, ये तो पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन ये है एक्ट बनता कैसे है, कैसे एक एक्ट को फ्रेम किया जाता है, मतलब एक एक्ट कैसे बनेगा, उसकी जर्नी क्या है। तो एक्ट की जो जर्नी है वो 3 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में। यहां पे आइए, जर्नी ऑफ ए बिल या एक्ट वो है 3 स्टेप में, इसको 3P के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, पहला जो P है वो है आपका प्रिपरेशन, सबसे पहले प्रिपरेशन किया जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन और फिर पासिंग। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखो हमको जो यहां पे पढ़ना है वो सब कौन से, वो सारे लॉ जो बनाएगी कौन, पार्लियामेंट बनाएगी। ओके, मतलब सेंट्रल लेवल के जो एक्ट है उनकी बात करनी है अपने को, स्टेट लेवल के एक्ट की बात नहीं करनी है, ना ही कंकरेंट की बात करनी है। ओके, तो सबसे पहले जब कभी भी ध्यान से सुनना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टॉपिक के ऊपर कानून बनाना चाहती है तो ऐसा नहीं सीधा बना दोगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो। किसी भी टॉपिक पे अगर हम कानून बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो क्या करेंगे, उसका ड्राफ्ट पेपर बनाएंगे। ध्यान से सुनना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो, जैसे क्या बोलूं मैं आपको, मान लो ये है, मान लो अपने पास में ये टैब है, एप्पल का टैब है। ओके, और ये एप्पल का टैब जो है वो आता था अब्रोड से, मान लो ये एप्पल का टैब आता है चाइना से। ठीक है, चाइना से इंपोर्ट होता है। ओके, अब अपनी जो सरकार है वो ये सोच रही है इस चाइना से आने वाले टैब को हम इंपोर्ट करें या इंपोर्ट ना करें, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है हम इसके ऊपर जो रोक लगाएं। अब गवर्नमेंट अगर इस पर रोक लगाना चाहती है तो गवर्नमेंट कुछ कानून बनाना चाह रही है बेसिकली। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सीधा सुबह उठेगी और उठ के ये बोल देगी कि कल से जो है वो आप एप्पल के जो टैब है वो चाइना से इंपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको जो है पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब वो प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले काम जो है वो क्या होगा, जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टॉपिक के ऊपर कानून बनाना चाहती है ना, तो गवर्नमेंट सबसे पहले उसका एक ड्राफ्ट पेपर, एक खाका तैयार करती है।
ठीक है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या करेगी, ड्राफ्ट पेपर बनाएगी। उस ड्राफ्ट पेपर को गवर्नमेंट जो है वो डिस्कस करेगी किसके साथ में, एक्सपर्ट्स के साथ में, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में डिस्कस करेगी। और डिस्कशन के बाद में वो जो ड्राफ्ट पेपर है उसको क्या किस फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा, बिल के फॉर्मेट में। तो वो जो ड्राफ्ट पेपर है वो क्या बन जाएगा, बिल, ठीक है। अब ये बिल बन गया है, अब ये बिल को प्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है, सबसे पहला काम है प्रिपरेशन। तो यहां पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, बिल को प्रिपेयर करेंगे। अब बिल कैसे होगा, जिस भी मुद्दे पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले नंबर पे क्या करेगी, एक ड्राफ्ट पेपर उसका बनाएगी। ओके, उस ड्राफ्ट पेपर को उस एरिया के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ में डिस्कस करेगी, और डिस्कशन के बाद में कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंजेस करने हैं, वो चेंज करके वो जो पेपर है उस पेपर को किस फॉर्मेट में ले आएगी, बिल के फॉर्मेट में। जब सबसे पहला ये आपका जो स्टेप है इसमें क्या होगा, जो आपका ड्राफ्ट पेपर है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, बिल के फॉर्मेट में। किसमें, बिल में। ये बिल दो तरह के होते हैं, एक है गवर्नमेंट बिल और एक है कौन सा, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। इसकी डिस्कशन आपने इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो सबसे पहले नंबर पे गवर्नमेंट क्या बनाएगी, बिल बनाएगी। अब बिल को बनाने के लिए जो है प्रोसेस आपको मैंने बता दिया, क्या सबसे पहले गवर्नमेंट जिस भी मुद्दे पे गवर्नमेंट कानून बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सबसे पहले ड्राफ्ट पेपर बनाएगी, फिर पेपर को बना के उसको डिस्कस करेगी एक्सपर्ट के साथ में, और एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करने के बाद अगर कोई चेंजेस करने उस पेपर में तो पेपर में चेंजेस करके उसको किस फॉर्मेट में ले आएगी, बिल के फॉर्मेट में। अब गवर्नमेंट उस बिल को जो है वो लेके जाएगी कहां पे, पार्लियामेंट में, क्या करने के लिए, पासिंग के लिए। तो दूसरा जो स्टेप है वो है प्रेजेंटेशन। उसको वो जो बिल है इस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा, बिल प्रेजेंट किया जाएगा कहां, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा, तो दोनों हाउसेस से वो बिल जो क्या होगा, पास होगा। अब वहां पे क्या प्रोसीजर रहता है बता देता हूं। सबसे पहले बिल जाएगा लोकसभा में, लोअर हाउस में, वहां पे जाके और बिल जो है वो रीड किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होगी बिल की, ठीक है, उसमें प्लेन रीड आउट करेंगे। फिर सेकंड दूसरी बार दोबारा रीड किया जाएगा, इसमें हर क्लोज को जो है डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर तीसरी रीडिंग की जाएगी, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, वोटिंग। पार्लियामेंट के अंदर जो भी मतलब लोकसभा में जो भी मेंबर बैठे हैं वो क्या करेंगे, वोट करेंगे। अगर बिल के फेवर में वोट ज्यादा आ गए तो बिल जो है वहां से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और पास होने के बाद फिर जाएगा कहां, राज्यसभा। राज्यसभा में भी ये सेम प्रोसीजर जो चलाया जाएगा, वहां पे भी अगर बिल जो है क्या हो गया, पास हो गया, तो बिल पास होने के बाद में अब आएगा थर्ड स्टेप। उस बिल को भेजा जाएगा कहां पे, बिल पास होने के बाद में उस बिल को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनके पास वो बिल जाएगा और उनको बोला जाएगा कि ये बिल जो है राज्यसभा से भी और लोकसभा दोनों से पास हो चुका है, तो आप एक बार देख लो। फिर अपने जो प्रेसिडेंट जी हैं वो इस बिल के ऊपर अपनी क्या देंगे, एसेंट, बोले तो सहमति दे देंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट ने उस बिल के ऊपर क्या कर दिया, साइन कर दिया, तो वो जो बिल है वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्ट। और जैसे ही वो बिल एक्ट बन गया उसके बाद फिर सरकार जो है वो क्या करेगी, उस एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगी। और जिस दिन वो एक्ट ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई कर दिया उस दिन वो देश के लिए कानून बन जाएगा, और ये उम्मीद की जाएगी कि आम जनता को उसकी नॉलेज है। तो फिर वो कहां क्या होगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में। ऑफिशियल गैजेट गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है। गवर्नमेंट ने जब कभी भी अपनी कोई बात आम जनता तक पहुंचानी होती है ना, तो गवर्नमेंट जो है सबको फोन नहीं करती। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी बात को ऑफिशियल गैजेट में लिख देगी और यह मान लेगी कि हमारी बात आम जनता तक पहुंच चुकी है। ओके, जैसे ही वो बिल ऑफिशियल गैजेट में जाएगा, वो बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट जी हमारे जो राष्ट्रपति है उसने एसेंट भी दे दी, अपनी सहमति दे दी। फिर वो जो बिल है वो क्या बन जाएगा, लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा। और लॉ ऑफ लैंड बनने के बाद में वो बिल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग J&K उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। पूरे भारत के ऊपर वो बिल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो कितने स्टेप थे, 3। सबसे पहले क्या हुआ, प्रिपरेशन, आपने ड्राफ्ट पेपर बनाया, उसको डिस्कस किया एक्सपर्ट के साथ, उसको बिल का फॉर्मेट दे दिया। फिर उस बिल को आपने प्रेजेंट किया कहां पे, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, वहां से पास हुआ। पास होने के बाद फिर गया कहां, प्रेसिडेंट जी के पास। उन्होंने उसके ऊपर अपनी एसेंट दी, सहमति दी, और सहमति देने के बाद में वो जो बिल है वो क्या बन गया, एक्ट बन गया। जब वो एक्ट बना उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई, जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया उस दिन वो क्या बन गया, लॉ ऑफ लैंड, हमारे जमीन का एक कानून बन गया, हमारी धरती का क्या बन गया, कानून बन गया। जहां जहां हमारे जुरिस्डिक्शन है, मतलब होल ऑफ इंडिया के लिए वो क्या बन गया, कानून। और जैसे वो कानून बनेगा, वो कानून बनने के बाद होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग J&K पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसकी कहानी क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लो। अपने यहां पे पहले आर्टिकल 370 हुआ करता था, ओके, अनुच्छेद 370। उसमें क्या था कि कोई भी बिल जब मान लो यहां पे पार्लियामेंट अगर पास करेगी ना, तो वो अगर आपको J&K पे एप्लीकेबल करना है तो J&K की असेंबली से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। वो अगर परमिशन देंगे तो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये पंगा खत्म हो गया। क्या हुआ, देखो मैंने यहां पे कुछ लिखा है, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग J&K। पहले क्या था, कुछ एक्ट, कुछ कानून ऐसे थे जो J&K पे एप्लीकेबल नहीं थे,
पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ, 5 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपील कर दिया, रद्द कर दिया, एब्रोगेट कर दिया आर्टिकल 370 को, जो अनुच्छेद 370 है, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, रिपील कर दिया, रद्द कर दिया। इससे जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जे&के को, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, जो स्पेशल स्टेटस था जे&के स्टेट को, वो अब क्या हो गया, स्क्रैप हो गया, बोले तो खत्म हो गया। और 5 अगस्त 2019 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया जे&के रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, और जे&के को 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी में जो है वो क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। एक तो बना दिया यूटी ऑफ जे&के और एक बना दिया यूटी ऑफ लद्दाख। मतलब बेसिकली जो पहले स्टेट था, अब उसको क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। पहले वो स्टेट था, अब उसको यूटी बना दिया। और वो जब भी कोई भी यूनियन टेरिटरी है वो किसके अंडर आती है, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है ना। तो 31 अक्टूबर 2019 को इस दिन को नेशनल यूनिटी डे जो है वो क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी पे। और उस दिन से जब आर्टिकल 370 जो है वो क्या हुआ, रिमूव हुआ, एब्रोगेट हुआ, तो बहुत सारे मतलब लगभग 890 ऐसे कानून जो इंडिया के अंदर प्रिवेल होते थे, जे&के पे नहीं लगते थे, अब वो भी जे&के के ऊपर एप्लीकेबल हो गए। तो बोलते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, जब 370 रिमूव हुआ तो 890 ऐसे सेंट्रल लॉ थे, वो भी अब वहां पे एप्लीकेबल हो गए, जो पहले एप्लीकेबल नहीं थे। ओके, तो ये कहानी है। आज की डेट में अब कोई भी नया कानून जो बनेगा वो सब जे&के के ऊपर भी जो है वो इक्वली क्या है, एप्लीकेबल है। ओके, बोलो जी सर। तो ये था थोड़ा बेसिक आज का लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो है वो कैसे है, क्या होता है, कानून कैसे बनता है, वो आज की वीडियो के अंदर हमने जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया। ओके, एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से, आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो ये लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस क्यों पढ़ना है इसको, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कोई भी सिविलाइज सोसाइटी जो है बिना कानून के जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है, कानून का होना बहुत ही क्या जरूरी है। एग्जाम्पल हमने वो गाड़ी वाले ले लिया। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने जो है ये पढ़ा, एक जो मेन बात है वो ये, इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसका मतलब अगर आप कल को ये बोलते हो कि मैं तो लॉ के बारे में अनअवेयर था, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर कोई कानून देश के अंदर बना हुआ है तो आपको उसकी नॉलेज होना क्या है, अनिवार्य है। इट इज इंपेरेटिव कि आपको जो उसकी नॉलेज है। ठीक है जी। इसके बाद में कानून जो है वो कैसे बनता है, तो अलग अलग तरह के लॉ होते हैं। ठीक है, उनमें से एक है आपका बिजनेस लॉ, लेकिन एक्चुअली बिजनेस लॉ पार्ट है किसका, सिविल लॉ का। ठीक है जी। अब बिजनेस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस लॉ को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कमर्शियल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, लॉ मर्चेंट, ऐसे अलग अलग नाम से जो पुकारा जाता है। ओके, जो भी बिजनेस लॉ है उन सब में जो है वो क्या दिया गया, राइट एंड ऑब्लिगेशन दी गई है उन पर्सन की जो बेसिकली एंगेज है किसमें, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद फिर हमने सोर्सेस पढ़े बिजनेस लॉ के। बिजनेस लॉ के सोर्स है टोटल 4। सबसे पहले इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ जो अंग्रेजों ने बनाए थे वो, दूसरा जुडिशरी के डिसीजन, तीसरा जो हमारे पार्लियामेंट ने एक्ट बनाए, और चौथा कस्टम एंड ट्रेड यूसेजेस। ठीक है जी। इसके बाद फिर लॉ का होना बहुत ही क्या जरूरी है, ये हमने देख लिया। फिर हमने ये देखा कि कानून जो है वो कैसे बनता है, तो देश के अंदर कानून बनाने की पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन के पास। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर डेलीगेट कर दिया किसको, 3 लिस्ट के थ्रू, यूनियन लिस्ट, स्टेट, कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक है उनके ऊपर कानून बनाने की पावर किसके पास में, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में जो भी टॉपिक है उन पे कानून बनाने की पावर सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के पास, और कंकरेंट लिस्ट में जो भी टॉपिक है उन पे कानून बनाने की पावर दोनों के पास में, पार्लियामेंट के पास भी और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के पास भी, लेकिन अपर एंड हमेशा किसका रहेगा, पार्लियामेंट का। ठीक है, अब कानून तो बना, ये तो पता चल गया कि कौन कानून आएगा, लेकिन कानून बनेगा कैसे, तो उसके लिए बेसिकली जो है वो कैसे होता है, तो अपने इंडिया के अंदर एक्ट या बिल को पास करने की जो जर्नी है उसको 3 स्टेप में हम बाइफरकेट करते हैं। एक है सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, और तीसरा पासिंग। सबसे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी मुद्दे पे कानून बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी, ड्राफ्ट पेपर बनाएगी, उसको डिस्कस करेगी एक्सपर्ट के साथ में, और फिर वो जो ड्राफ्ट पेपर है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस फॉर्मेट में, बिल के फॉर्मेट में। फिर उस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा कहां, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है, लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। लोअर हाउस से पास होगा, फिर अपर हाउस से पास होगा, फिर जब वो पास हो गया फिर वो प्रेजेंट किया जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट जी के पास। फिर प्रेसिडेंट जी जो है उसके ऊपर क्या करेंगे, अपनी एसेंट देंगे, सहमति देंगे। जिस दिन प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति उस पर दे दी, फिर वो जो लॉ है वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और जैसे ही उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया तो वो बन जाएगा लॉ ऑफ लैंड, और वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले ये था कि वो जे&के पे एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन आज की कहानी क्या है, जब से आर्टिकल 370 जो है वो क्या हुआ, एब्रोगेट हुआ, बोल तो रिपील हुआ, उसके बाद जो भी एक्ट आज के डेट में बनेगा वो सब जे&के के ऊपर भी जो है वो इक्वली क्या है, एप्लीकेबल है। ओके जी सर। तो ये था अपना लीगल एस्पेक्ट का बेसिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना, ये यहां से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, हाँ इग्नोरेंस ऑफ लॉ वाला बन सकता है, ठीक है ना, वो थोड़ा पढ़ लेना उसको। ओके, मेन ये है कि समझना जरूरी है। ये कल को कोई आपसे पूछे सर कानून कैसे बनता है, या आप कल को पढ़ाने के यूनिवर्सिटी में और बच्चे ने पूछ लिया मैम कानून कैसे बनता है बताना एक बार, आपको पता ही नहीं है,
फिर आप मारेंगे ना वहां पे। तो इसीलिए अपने को हर चीज की नॉलेज होना जो है वो क्या जरूरी है, ठीक है ना। तो ये पहला अपना लेक्चर था, बेसिकली वैसे तो सेकंड लेक्चर है, बट इट्स द लेक्चर नंबर 1 फॉर द कॉमर्स। ओके, तो इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा कि लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को हमने स्टार्ट किया और ये देखा कि देश में कानून बनते कैसे हैं। ओके, और सिलेबस देख लिया इसका। अब नेक्स्ट वीडियो में बोले तो लेक्चर नंबर 3 में, मतलब कॉमर्स के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे किसके बारे में, अपने फर्स्ट एक्ट के बारे में, डेट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसको हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके जी सर, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताना। बाकी अगर आप लोग जो है वो दिसंबर 2024 में जो एंटीनेट का पेपर होना, अगर उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं एक बार, हम लोगों ने उसके लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको जो है वो 4 चीजें मिलेंगी। एक तो कंप्लीट स्टडी मेट मिलेगा, इस तरीके से जो है हमने बुक्स बना रखी है, ठीक है, जैसे ये लीगल एस्पेक्ट की बुक है, इसी तरीके से आपको 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर 2 की ये मिलेंगी, प्लस आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, जैसे ये वीडियो ना, इस तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा, प्लस आपको रिवीजन करने के लिए रिवीजन के वीडियो सेपरेट मिलेंगी और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।